हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आप लोगों का जो मोस्ट अवेटेड वीडियो था, काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था कि बिहार दरोगा प्री का मैं टेस्ट सीरीज शुरू करूं। उस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज से आप लोगों को रेगुलर बेस पे बिहार दरोगा पीटी का प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक 3 बजे आप लोगों को डेली 3 बजे आप लोगों को ग्रुप में पीडीएफ इसका दे दिया जाएगा। अगर आप अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं है तो जाके टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक फिर से क्रिएट कर किया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आप लोगों को डेली 3 बजे पीडीएफ मिल जाएगा और ठीक डेली 4 बजे मैं आप लोगों के लिए उसका डिस्कशन लेकर आ जाऊँगा, जिसका वीडियो का लिंक भी आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। ये बिहार दरोगा पीटी का टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 100 क्वेश्चंस का पूरा एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ करवाया जाएगा। तो 3 बजे आप लोग पहले ग्रुप से पीडीएफ ले लीजिएगा, खुद जाके अटैम्प्ट कीजिएगा और अटैम्प्ट करने के बाद जब 4 बजे आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा, उससे आप आंसर की मैच कर लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। ये जो होगा, साथ ही साथ बिहार दरोगा पीटी के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स का भी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो संविधान की आत्मा कहलाता है। तो देखिए, संविधान की आत्मा जो है वो कहलाता है उद्देशिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यही क्वेश्चन में पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसे संविधान की आत्मा कहे थे, तब जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन अगर संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शब्द का जिक्र नहीं होगा, तब आपका जो आंसर होगा वो होगा उद्देशिका। उद्देशिका से एक चीज और याद रखिएगा, के मुंशी जो थे वो इसे राजनीतिक जन्मपंत्री भी कहे हैं। साथ ही साथ एक नाम आप लोगों को याद होगा, सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप ने यह कहा था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना जो है वो उसकी आत्मा है। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं और ऑप्शंस की, मूल अधिकार की अगर बात करते हैं तो मूल अधिकार से आप लोगों को याद होगा ये भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन मूलतः 7 थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। मूल अधिकार से एक और चीज याद रखिएगा, मूल अधिकार जो था उसकी मांग जो है वो 1931 में कराची अधिवेशन में किया गया था और इसका प्रारूप जो था वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो आप लोगों को पता ही होगा कि अनुच्छेद 32 में है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 तरह की रीट जारी करता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है यहाँ ये कह रहा है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ये बिल्कुल सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो सदस्य है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक का भी सदस्य हो सकता है। और अगर दोनों सदनों का सदन का सदस्य ना भी है तो कोई व्यक्ति जो है वो मंत्रिमंडल का सदस्य बन सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे मंत्री पद धारण करने के पश्चात दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। बीमारियों का उपचार जो दिया गया है वो अथर्ववेद में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेत, ये सब और कई प्रकार के औषधियों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेदों की अगर बात करेंगे तो सबसे प्राचीन वेद जो होगा वो ऋग्वेद होगा और सबसे बाद का जो वेद होगा वो अथर्ववेद होता है। और ऑप्शन की अगर बात करते हैं, अगर ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद से याद रखिएगा इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। इसका जो तीसरा मंडल है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है इसमें, और 9वें मंडल जो है वो देवता सोम का उल्लेख किया गया है। अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद जो है वो उसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद की अगर बात करते हैं तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। नेक्स्ट है हमारा कि मध्यकाल में किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा। तो ये जो रहा है वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से और भी कुछ चीजें याद रखिएगा, इसके बचपन का नाम फरीद खान था, यह सूरबंश से संबंधित था। इसने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला एक सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की भी शुरुआत की थी और 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं से याद रखिएगा यह 1533 में एक दीन पनाह नामक एक नए शहर की स्थापना किया था और यह ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए इसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम भी बनाए थे।
अगर हम अकबर की बात करते हैं तो अकबर से याद रखिएगा, इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में, जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, इबादत खाने की स्थापना किया था 1575 में और दीन इलाही की स्थापना किया था 1582 में। अगर हम बात जहांगीर की करते हैं तो जहांगीर से याद रखिएगा, इसे न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। इसने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था और इसने आगा रजा खां के नेतृत्व में एक आगरा में चित्रणशाला की भी स्थापना की थी और इसके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो पुरंदर की संधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह। और पुरंदर के संधि के बाद ही शिवाजी को अपने 4 लाख खून वाले 23 किले जो थे वो मुगलों को सौंपने पड़े थे और बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन भी देना पड़ा था। शिवाजी से और भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे शिवाजी जो था वो मराठा साम्राज्य का संस्थापक था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। इसने 1674 ईस्वी में शिवाजी ने राजगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट है हमारा कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी। तो यह बात जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कही गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रखिएगा, इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इन्होंने एक नारा दिया था, कर मत दो, और इनको सरदार की उपाधि जो है वो बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान किया गया था। अगर हम और ऑप्शन की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी से याद रखिएगा, इन्होंने नारा दिया था, करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो। और इन्होंने एक और वक्तव्य में कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू से याद रखिएगा, इन्होंने एक नारा दिया था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। नेक्स्ट है हमारा कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। तो देखिए, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे वो था चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि किसने रजत के, चांदी के सिक्के जारी किए थे किसने पहले, तब आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। श्रीगुप्त जो था वो इसका संस्थापक था। अगर हम बात समुद्रगुप्त की करते हैं और समुद्रगुप्त की करते हैं तो समुद्रगुप्त से एक चीज याद रखेगा, इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और इसी विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साथ ही साथ इसे कविराज भी कहा जाता है। यह विष्णु का उपासक भी था और इसने अश्वमेघकर्ता की उपाधि भी धारण की थी। अगर हम बात चंद्रगुप्त प्रथम की करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो सबसे पहले तो सिक्के जारी किया ही था और साथ ही साथ इसने गुप्त संवत की भी शुरुआत की थी। इसने महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण किया था और इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। अगर हम बात चंद्रगुप्त द्वितीय की करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय से याद रखिएगा, इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो था वो भारत आया था और शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट हमारा नीचे कभी कथन 1 और कारण 8 दिया गया है। अभी कथन कह रहा है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी जो है वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जब हुआ था दिसंबर 1929 में, तब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और उसी दिन ये कहा गया था कि 26 जनवरी को अब हम हर बार स्वतंत्रता दिवस में रूप में मनाएंगे और उसी 26 जनवरी को याद रखने के लिए हम लोग 26 जनवरी को ही पूर्ण रूप से फिर संविधान लागू करते हैं और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है डेन डेविड अवार्ड्स 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इजराइल की संस्था डेन डेविड फाउंडेशन द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2020 के लिए भारत की गीता सेन को लैंगिक समानता श्रेणी में यह अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। नेक्स्ट है हमारा कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह तो हाइड्रोजन को हीलियम की अपेक्षा इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के जो साथ ये विस्फोटक मिश्रण जो है वो नहीं बनाता है, इसीलिए हीलियम गैस को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, क्योंकि हीलियम गैस जो है वो अक्रिय के साथ साथ अज्वलनशील भी है।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण रणनीति है वो है जैव मंडल रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व किसे याद रखिएगा, वर्ष 1971 में यूनेस्को के सहयोग से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की योजना बनी थी और फिर वर्ष 1986 में भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्ति है, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और इसके द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं उद्दीपित विकिरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेजर की अगर बात करते हैं तो इसके मूलभूत सिद्धांत की जो चर्चा है वो सर्वप्रथम 1917 में आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, लेकिन वास्तव में लेजर की जो खोज है वो 1960 में अमेरिका के हेजेज अनुसंधान प्रयोगशाला में थियोडोर एच मेनन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा सप्तऋषि नाम है एक। तो सप्तऋषि की अगर हम लोग बात करते हैं तो सप्तऋषि क्या है, एक तारामंडल है और इस तारामंडल में 7 चमकदार तारे शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारामंडल। नेक्स्ट है हमारा बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था। तो बिहार में जो 1974 में जो छात्र आंदोलन होता है इसका संपूर्ण क्रांति का जो नाम है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण से याद रखिएगा इनका जन्म जो है वो 1902 में सारण में होता है और 1979 में पटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। लोकनायक के नाम से इन्हें जाना जाता है। पटना का जो हवाई अड्डा है वो भी इन्हीं के नाम पर है और इनसे एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हो जाती है, 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो जो लास्ट अधिवेशन जिसमें ये भाग लेते हैं वो है 1919 का अमृतसर अधिवेशन, और 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमृतसर अधिवेशन 1919। क्लियर है। चलिए एक चीज़ और याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 से, कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अगर हम लोग बात करते हैं तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही की अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिसमें स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था। अगर हम बात सूरत अधिवेशन 1907 की करते हैं तो इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया था और इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। और कलकत्ता अधिवेशन 1917 की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रथम महिला अध्यक्ष के द्वारा किया गया था जिनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट हमारा वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। तो अकबर जो था वो हिंदू धर्म से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था और ये जो था वो किसको किया था, हरविजय सूरी को किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरविजय सूरी को। और ये जैन धर्म के आचार्य थे हरविजय सूरी, और इसको अकबर जो था वो जगत गुरु के नाम की भी उपाधि दिया था। नेक्स्ट हमारा भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमरीन के मध्य स्थित है। तो कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमरीन के मध्य जो स्थित है वो है कोरोमंडल तट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का जो विस्तार है वो भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्ट डीबी बिंदु से तमिलनाडु के कैप कैमरीन तक है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कोंकण तट की, तो कोंकण तट जो है वो उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक 530 किलोमीटर लंबा है। और अगर हम बात मालाबार तट की करते हैं तो मालाबार तट जो है वो उत्तर में मैंगलोर कर्नाटक से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक के तटीय भाग तक फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा जोगिंदर सिंह सैनी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो जोगिंदर सिंह सैनी का जो संबंध है वो एथलीट प्रशिक्षक के रूप में था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा पंचायत समिति के सदस्य। तो पंचायत समिति के सदस्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज की अगर बात करते हैं तो पंचायती राज में आप लोगों को पता होगा कि त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की गठन की गई है। अगर हम पंचायती राज की बात करते हैं तो पंचायती राज का जो शुभारंभ है वो स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक की अगर बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है, उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। और इसी का रीजन है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है और वो जो परमाणु भार है वो दोनों का मान एक ही होता है।
नेक्स्ट है हमारा फरवरी 2020 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 किन देशों के सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया। तो संप्रीति जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के साथ साथ संप्रीति के साथ साथ आप एक और नाम याद रखिएगा, वो है बोंगो सागर। ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, मतलब भारत और श्रीलंका की बात करते हैं, तो भारत और श्रीलंका से याद रखिएगा मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स। अगर भारत और रशिया की बात करते हैं तो याद रखिएगा पैसेक्स और इंदिरा नेवी। और भारत और थाईलैंड की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा अभ्यास मैत्री और कॉर्पेट। नेक्स्ट हमारा राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 4 बियडा क्षेत्रों में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। तो टोटल जो औद्योगिक क्षेत्र नए बनाए गए हैं वो है 13। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में पहले 52 था और अब 13 ऐड हो जाने के बाद टोटल 65 औद्योगिक क्षेत्र हो गए हैं। बिहार राज्य को औद्योगिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पाटलिपुत्र रीजन, दरभंगा रीजन, मुजफ्फरपुर रीजन और भागलपुर रीजन है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम क्या है, सौर ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौर सेल। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित का मेल कीजिए। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगन है और लोथल है। मोहनजोदड़ो की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मैच करेगा ग्रेट बौद्ध के साथ। मोहनजोदड़ो में ही क्या मिला है, महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की तो हड़प्पा मैच करेगा किससे, स्टैचू ऑफ पीस के साथ। कालीबंगन की अगर बात करते हैं तो ये हल के चिन्ह के साथ मैच करेगा और लोथल जो है वो पतन के साथ मैच करेगा। देखिए याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। इसका उत्खनन 1922 में और उत्खनन करता राखालदास बनर्जी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे 1921 में इसका उत्खनन हुआ है और दयाराम साहनी के द्वारा। कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे 1953 में इसका उत्खनन हुआ है बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे 1955 में इसका उत्खनन हुआ है रंगनाथ राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बंगाल में विभाजन के हुए आंदोलन का नेतृत्व जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन का जो दिन है वो है 16 अक्टूबर 1905 और इसी दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और लोगों ने उपवास रखा और वंदे मातरम गीत गाया और एक दूसरे को राखियां बांधी थी। देखिए अगर हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, लेकिन यह जो प्रभावी होता है वो 16 अक्टूबर 1905 से होता है। और यही स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे वो अपना प्रसिद्ध गीत गाते हैं अमार सुमार बंगला, जो कि बाद में यही गीत जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से याद रखिएगा इन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। इनकी एक कुछ पत्रिका भी आती थी बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग नामक पत्रिका जो है वो उनका संबंध जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से है। नेक्स्ट है हमारा 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव की अगर बात करते हैं तो ये 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक जो बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, अबुल कलाम आजाद, उसी में रखा गया था। लेकिन इसका जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। और फिर 8 अगस्त 1947 को जो कांग्रेस की कार्य समिति है वो इसे पारित कर देता है और फिर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी जो थे वो करो या मरो का नारा दिए थे। नेक्स्ट है हमारा कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से अन्य भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जैसे महात्मा गांधी को सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था, सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, इनके राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले और ये अखिल भारतीय हरिजन संघ की भी स्थापना किए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा फरवरी 2020 के मध्य दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। तो दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन का आयोजन जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका उद्घाटन कौन किए थे, उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया था। और भारत सरकार की तरफ से इसका आयोजन जो है वो एनडीआरएफ के द्वारा किया गया था। एनडीआरएफ क्या है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है। अगर हम बात बिम्स्टेक की करते हैं तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है और स्थापना 1997 में किया गया है।
नेक्स्ट है हमारा फरवरी 2020 के मध्य किन दो देशों की सेनाओं के द्वारा संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया गया। तो अजय वॉरियर किसके किसके बीच होता है, भारत और इंग्लैंड के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं यूके के बीच अजय वॉरियर। और एक और याद रखिएगा इंद्रधनुष, ये दोनों होता है भारत और यूके के बीच। अगर भारत और चीन के बीच की बात करते हैं तब याद रखिएगा हैंड इन हैंड। भारत और बांग्लादेश की बात करते हैं तब याद रखिएगा बोंगो सागर और संप्रीति। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच याद रखिएगा एक क्या चीज, मालाबार। मालाबार किसके किसके बीच होता है, उसमें 4 देश होते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। तो देखिए प्रोटोकॉल, हाँ प्रोटोकॉल है, क्योंकि विभिन्न कंप्यूटरों के मध्य जो सूचना का विनिमय होता है उसी प्रणाली को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। लॉगिन भी है, क्योंकि लॉगिन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जो है वो अपनी पहचान प्रमाणित करके किसी कंप्यूटर आधारित सुविधा का लाभ ले सकता है। और आर्ची भी है, क्योंकि आर्ची जो है वो इंटरनेट आधारित एक खोज सुविधा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जल लवणता प्रणवता को दर्शाता है। तो जल लवणता प्रणवता को क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है क्या, हेलोक्लाइन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेलोक्लाइन। अगर हम बात थर्मोक्लाइन की करते हैं तो ये सागरीय ताप प्रवणता को दर्शाता है। अगर हम पाइकोनक्लाइन की बात करते हैं तो ये घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। और केमोक्लाइन की अगर बात करते हैं तो ये जलीय रसायन को व्यक्त करता है। नेक्स्ट हमारा शून्यांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह चीन का ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता या तैराक है, ये बिल्कुल सही है। बाडा ने शून्यांक पर 8 वर्षों के लिए प्रतिबंध की घोषणा कर दी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और दो दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्माण जिस राज्य में हुआ है वो है, तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्माण कहाँ हुआ है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्माण जो है वो कुशावती में हुआ है, जो कि मल्ल राज्य की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्ल। अगर हम बात यहीं पे अंग की करते हैं तो जो अंग की राजधानी है वो है चंपा। मगध की अगर बात करते हैं तो मगध की राजधानी है राजगिरी। मल्ल की राजधानी कुशावती है ही, और बस की राजधानी क्या है, कौशाम्बी है। अगर हम बात करते हैं महापरिनिर्माण की, तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्माण था वो 443 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। मतलब इनकी जो मृत्यु है उसी ही महापरिनिर्माण कहा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म की अगर बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ है। ये प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है हमारा महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत को इस टूर्नामेंट की मेजबानी प्राप्त हुई है, ये बिल्कुल सही है। इस टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2022 में किया जाना है, ये भी सही है। तो प्रथम और दूसरे दोनों जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है जीन शब्द किसने बनाया था। तो जीन शब्द की अगर बात करते हैं तो जीन होता क्या है, ये जीवित प्राणियों की अनुवांशिक इकाई होती है। और इसकी खोज जो है वो डेनमार्क के एक वनस्पति शास्त्री थे जिनका नाम था विलियम जोहानसन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, WL जोहानसन। नेक्स्ट हमारा आंध्र प्रदेश सरकार ने घर घर पेंशन वितरण योजना YSR है क्या, ये YSR जो है ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के, इनका नाम था राजशेखर रेड्डी, YS राजशेखर रेड्डी, उन्हीं के नाम पर ये योजना शुरू की गई है। YSR पेंशन कुनका की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत दिव्यांगों को प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो दिव्यांगों को प्रतिमाह 5,000 प्राप्त की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5,000। आंध्र प्रदेश से और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे अम्बा बोडी योजना, ऋतु भरोसा योजना, नवोधम योजना और नाडू नेडी योजना। नेक्स्ट हमारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। तो अंतरिक्ष यात्रियों की अगर बात करते हैं तो अब तक टोटल 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर कर ली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12। जैसे कि उनमें से नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो गए, मिशेल हो गए, डेविड स्कॉट हो गए, जेम्स बी इरविन हो गए, ये सब जो है वो टोटल 12 व्यक्तियों ने चांद की सैर की है। चंद्रमा की अगर बात करते हैं तो चंद्रमा से एक चीज़ याद रखिएगा, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और चंद्रमा का जो व्यास है वो लगभग 3,480 किलोमीटर, और इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 भाग है। नेक्स्ट हमारा प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। पहला राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, और चौथा कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में। और फिर चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म जो है वो दो भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। यहाँ बात कर रहा है प्रथम की, तो प्रथम कहाँ हुआ है, राजगिरी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या जो है वो कॉपर की तुलना में अधिक है। तो कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो है 29। आयरन की अगर बात करते हैं तो आयरन का है 26। जिंक की अगर बात करते हैं तो ये है 30। क्रोमियम की अगर बात करते हैं तो है 24। और मैग्नीज की अगर बात करते हैं तो है 12। तो ज़्यादा यहाँ पूछ रहा है तो क्या होगा, जिंक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक।
नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी डोसा भारत की राजकीय यात्रा पर हैं? तो ये पुर्तगीज हैं, तो पुर्तगाल के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। नेक्स्ट हमारा कि एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहा जाता है? तो एक वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन का दर होता है वो उसका वेग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेग। वेग बराबर होता क्या है? दी हुई दिशा में चली गई दूरी अपॉन में लिया गया समय। नेक्स्ट हमारा बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो बिंबिसार कौन था? बिंबिसार की अगर बात करते हैं तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। मौर्य वंश की अगर बात करते हैं तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद और राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट हमारा हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो देखिए ये हुआ है प्रणब मुखर्जी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो थे वो 2012 से लेकर 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं। 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका और नानाजी देशमुख। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करने वाला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 40। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका कि वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। अनुच्छेद 32 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 48 क्या है? अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, अनुच्छेद 48 का क। अनुच्छेद 48 के क में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 51 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट हमारा जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने हेतु ऑपरेशन वेनिला चलाया गया है? तो देखिए ऑपरेशन वेनिला की अगर बात करते हैं हम लोग तो ऑपरेशन वेनिला जो है वो मेडागास्कर के आपदा राहत के लिए चलाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर। एक और ऑपरेशन याद रखिएगा, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी देशों में चलाया गया है। अगर हम बात नौसेना की करते हैं तो नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो अभी 24वें अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सुमेलित है, तिलैया बांध कोनार नदी सुमेलित नहीं है। तिलैया बांध की अगर बात करते हैं तो तिलैया जो बांध है ये झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो प्लूटो की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पहले ग्रह के श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन अब इसको बौने ग्रह के श्रेणी में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चेरॉन। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं, वो 5 कौन कौन से हैं? चेरॉन, सिक्टस, निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा, जिसमें चेरॉन जो है वो सबसे बड़ा है। प्लूटो की अगर बात करते हैं तो प्लूटो की जो खोज है वो क्लाइड टॉम्बो के द्वारा 1930 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय देखिए महात्मा गांधी एक ही कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जो कि 40वां अधिवेशन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव अधिवेशन। अगर हम बात यहीं पे और ऑप्शंस की करते हैं, अगर अमरावती की करते हैं तो अमरावती में हुआ था 1897 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे सी शंकर नायर। अगर हम बात कराची की करते हैं तो कराची में हुआ था एक 1913 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे सैयद मोहम्मद बहादुर, और एक हुआ था 1931 में। ये इंपॉर्टेंट है, 1931 वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता किए थे और मौलिक अधिकार की मांग इसी में की गई थी। अगर हम बात करते हैं नागपुर अधिवेशन की तो नागपुर में भी 2 अधिवेशन हुआ है, एक 1891 में जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया, और फिर 1920 में हुआ था राघवाचार्यार के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था, और इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। तो महाभाष्य के लेखक जो पतंजलि थे वो किसके समकालीन थे? वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग। जब आप लोगों को याद होगा कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, उसके पुरोहित भी कौन थे? वही यही पतंजलि जो थे वो इसके पुरोहित थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुष्यमित्र शुंग से और भी चीजें याद रखिएगा, इसने भरहुत स्तूप का भी निर्माण करवाया था, और इसने एक इंडो यूनानी शासक था मिनांडर, इसको भी पराजित किया था।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है वो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो मानव द्वारा खोजा गया जो पहला प्रथम ग्रह है वो है अरुण यानी कि यूरेनस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनस। यूरेनस की अगर बात करते हैं तो यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपने कक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं नेपच्यून यानी बरून की, तो इसकी खोज जो है वो 1846 में जॉन गाले के द्वारा किया गया था और यह एक हरे रंग का ग्रह है। अगर हम बात करते हैं प्लूटो की, तो प्लूटो जो है वो 1930 में क्लाउन टॉम्बे के द्वारा, और बृहस्पति की अगर बात करते हैं तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट हमारा भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। तो भूमिगत जल को दूषित करने वाला जो अजैविक प्रदूषक है वो क्या है? वो है आर्सेनिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया से याद रखिएगा, बैक्टीरिया से टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया, ये सब जितने भी रोग हैं ये सब बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अगर हम बात करते हैं विषाणु यानी वायरस की, तो वायरस से याद रखिएगा एड्स, पोलियो, खसरा, ट्रकोमा, रैबीज, चेचक, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो रोग हैं वो विषाणु वायरस के कारण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मई 2020 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती समशिष्ट आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख निर्णय लिया। इसके तहत आरबीआई ने नीतिगत रेपो रेट में कितने प्रतिशत किया? तो रेपो रेट को कितने प्रतिशत कर दिया? रेपो रेट को कर दिया 4%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रेपो रेट की अगर बात करते हैं तो रेपो रेट है क्या? तो रेपो रेट है अल्पकालिक मतलब कम समयों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक जो है वो रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करता है, उसी दर को हम लोग क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग के युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो कलिंग का जो युद्ध था वो 261 ईसा पूर्व हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे कि जब अशोक जो है वो गद्दी पर बैठता है और उसके 8वें वर्ष जो है वो ये कलिंग युद्ध की घटना होती है और फिर जब कलिंग जीत लेता है अशोक, तो कलिंग की जो राजधानी थी तोसली उस पर अधिकार कर लेता है। कलिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग का वर्णन क्या है? तो कलिंग का जो वर्णन है कलिंग युद्ध का, ये अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करते हैं तो ये एक संविनोत्तर निकाय है और नियोगी समिति के संस्तुति पर जिसे प्रथम योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया था, 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं? तो उनका नाम है क्रिस्टीन सिंक्लेयर, जो कि कनाडा की प्लेयर हैं। नेक्स्ट हमारा वो राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो उनका नाम था विठल भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विठल भाई पटेल। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो देखिए भीतरकनिका तो नहीं है। भीतरकनिका की अगर बात करते हैं तो भीतरकनिका कहाँ है? भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है ये है उड़ीसा में। अगर हम बात करते हैं सुंदरबन की, तो सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। गाहिर माथा उड़ीसा में है और मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में और भी है, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, मुदुमलाई, मुकुर्थी, ये सब है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी। यहाँ पूछ रहा है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान, एक बार देख लीजिएगा, ये गाहिर माथा भी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी भी राष्ट्रीय उद्यान है। एक बार गाहिर माथा को आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है? देखिए जम्मू कश्मीर में अभी 5 भाषाओं को राजनीतिक आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी गई है। तो वो 5 भाषाएं हैं कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू। और जम्मू कश्मीर के अभी तत्कालीन उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट हमारा भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो भारतीय गौरव यश का जो अंतिम सूर्य है ये पृथ्वीराज चौहान के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान। जब आप लोगों को याद होगा जब 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से परास्त कर देता है। लेकिन फिर जब 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध होता है तब जो है मोहम्मद गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से परास्त कर देता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है वो लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं, जिसमें मात्र 10 द्वीपों पर ही मानवीय बस्ती है। तो इसमें कौन सा द्वीप नहीं है ये पूछ रहा है, तो नील द्वीप नहीं है, क्योंकि नील द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो नील द्वीप जो है वो अंडमान द्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती।
नेक्स्ट हमारा फरवरी 2020 की को टेरी के संस्थापक, टेरी क्या है? टेरी है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के संस्थापक एवं प्रमुख डॉक्टर आर के पचौरी का निधन हो गया है। वह कब से कब तक संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन रहे हैं? तो वो कब से कब तक रहे? 2002 से लेकर 2015 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा डॉस का उपयोग क्या है? तो डॉस के उपयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो कह रहा है इनपुट तथा आउटपुट कार्यों का नियंत्रण करना, बिल्कुल है। यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगोला जलप्रपात, यही गलत है, क्योंकि विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजल जलप्रपात। ये जो टुगोला जलप्रपात है ना, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्योंकि एंजल जलप्रपात की अगर बात करते हैं तो उसकी जो ऊंचाई है वो 979 है और ये टुगोला जलप्रपात की 948 ही है। तो टुगोला जो है वो दूसरा है और एंजल जो है वो पहला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील, बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे ऊंची नापगम्य झील टिटिकाका झील, ये भी सही है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका झील, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग ये बिहार एसआई पीटी का जो टेस्ट सीरीज अगर आप लोग रेगुलर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं कि कैसा है ये वीडियो, इसमें और कुछ करेक्शन चाहिए, मतलब कि स्पीड और तेज चाहिए, स्पीड कम चाहिए, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि आप लोग और हमारे बीच एक जो कनेक्टिविटी का काम करता है वो कमेंट ही होता है, जो कनेक्टिविटी का काम करता है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1 सेकंड का टाइम निकाल के कमेंट जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संदिलिप्त द्वारा शासन या नियंत्रण कब से किया गया था? तो ये 7वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था ये पूछ रहा है। तो ये किसने किया था? सीआर दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीआर दास ने किया था। फिर 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ समसूत्रण का विभाजन किया जाता है, विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समसूत्रण या समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है और यह शरीर में लगी चोट की मरम्मत व शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है निम्नलिखित में से किस निकाय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया? वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड। अभी आप लोगों को याद होगा, अभी रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से भी 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु। नेक्स्ट हमारा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो विकास का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इनकी एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसी में इसका विस्तृत रूप में वर्णन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए बीच बीच में मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा। एक व्यक्ति बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये तथा सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये देता है। मतलब एक प्रिंसिपल है 10,000 रुपये और दूसरा प्रिंसिपल मूलधन है मतलब 6,000 रुपये और समान ब्याज दर सामान्य है और दोनों से कुल 5400 राशि प्रदान होता है। तो देखिए आप लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़े होंगे, पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100। तो पहला प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है और इंटू में आर सेम ही है, इंटू में 3 और अपॉन में 100 कर दीजिएगा और इसके बाद प्लस कर दीजिएगा क्या? 6,000 प्लस में आर इंटू में 4 अपॉन में 100 और इन दोनों से जो इंटरेस्ट आएगा उसके बराबर लिख दीजिएगा 5400। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? आर की वैल्यू निकाल ले सकते हैं। आर की वैल्यू निकालिएगा तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं, राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम राष्ट्रपति निर्वाचन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य क्या होते हैं? अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और राष्ट्रपति निर्वाचन से अगर कोई भी संबंधित विवादों का जो निपटारा है वो सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है।
और ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में है। और इसके तहत कौन कौन से भाग लेते हैं? निर्वाचक मंडल में सदन के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा ने चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये किसने करवाया? राजेंद्र चोल प्रथम ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र चोल प्रथम ने। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ये बात कर रहा है जयप्रकाश नारायण की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था और ये फिर वहां से दीवार फांदकर भाग जाते हैं और फिर भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन करते हैं। यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन से आप याद रखिएगा, गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। नेक्स्ट हमारा एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पद छाप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान में कौन से अनुच्छेद के बीच में सम्मिलित किए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार क्या? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार, पहले थे 7, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार के श्रेणी में रख दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि आँख के रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो किससे तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से तुलना की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म। आँख के रेटिना से एक चीज़ याद रखिएगा, रेटिना की जो शंकु कोशिका होती है उससे रंग का और जो छड़ कोशिका होती है उससे प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। नेक्स्ट हमारा आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित हुआ था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग इसलिए है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है विशेष सापेक्षता का सिद्धांत। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जिसको कि समान सापेक्षतावाद कहते हैं, और एक है थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी जिसको कि विशेष सापेक्षतावाद कहते हैं। अगर विशेष सापेक्षतावाद पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा 1905, लेकिन अगर समान सापेक्षतावाद पूछे तब हो जाएगा 1915। तो यहाँ पूछ रहा है विशेष, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 1905। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा राजवित्त आयोग है। तो राजवित्त आयोग की अगर बात करते हैं तो क्या है? ये एक संवैधानिक संस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक संस्था है। और संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्यपाल जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर राजवित्त आयोग का गठन करता है, जो कि पंचायतों एवं नगरपालिकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो प्राचीन संस्कृत शब्दकोश जो है वो है अमरकोश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकोश। अमरकोश की अगर बात करते हैं तो इसे विश्व का पहला समांतर कोश भी कहा जाता है। इसके रचनाकार अमर सिंह को माना जाता है। अमर सिंह कौन था? अमर सिंह जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था। और अमरकोश का जो वास्तविक नाम है, मतलब अकॉर्डिंग अमर सिंह के अनुसार, वो है लिंग अनुशासन। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? ये जजपा हरियाणा की पार्टी है और इसका अध्यक्ष जो बनाया गया है वो अजय सिंह चौटाला को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय सिंह चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो घर्षण यानी फ्रिक्शन का गलत उदाहरण है? फर्श पर धकेला गया वॉशिंग मशीन, ये फ्रिक्शन का उदाहरण है। बर्फ में स्लेज का पिघलना फ्रिक्शन का उदाहरण है। व्यक्ति द्वारा स्लाइड में नीचे की ओर फिसलना फ्रिक्शन का उदाहरण है। व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना ये नहीं है, क्योंकि व्यक्ति द्वारा जो भारी वस्तु का उठाना है ये घर्षण का उदाहरण नहीं बल्कि ये कार्य का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद हैदर रजा ने। अगर हम स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और स्वदेशी आंदोलन का जो विचार है वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने पर 120 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। तो चीनी की प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या है? देखिए मान लीजिए 100 था, 20% बढ़ गया तो 120 है। 100 और 120 का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:6। 5:6 है। 120 रुपये में चीनी लेना है। अगर 5 रहेगा तो कितना किलो? 24 किलो। 6 रहेगा तो कितना किलो? 20 किलो। कितना का अंतर है? 4 का। क्वेश्चन में भी कितना किलोग्राम का अंतर बोल रहा है? 4 का। यानी 4 वैल्यू है किसकी? 4 की। और आपको चाहिए किसकी? इनिशियल प्राइस यानी 5 की। तो यानी कितना हो गया? 5 रुपये किलो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 रुपये प्रति किलोग्राम।
नेक्स्ट हमारा एक रेलगाड़ी जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। यदि उसे 1050 किलोमीटर की दूरी तय करना हो तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, 1050 अपॉन में 75, तो यहाँ से कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 14 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 14 घंटे। नेक्स्ट हमारा भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाग क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाग जो है वो है सत्य बजैते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य बजैते, मतलब सत्य की ही हमेशा विजय होती है, और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा संसद के सदस्य की निरीहताओं के संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो संसद के सदस्य की निरीहताओं से संबंधित अगर कोई बात रहेगा तो राष्ट्रपति जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग से राय लेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के निर्वाचन आयोग से। भारत के निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं तो संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था, और अभी फिलहाल जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो 23 में हैं और उनका नाम है सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट हमारा किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि तो कब दी जाएगी? यदि वह राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त कर लेता है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, कह रहा प्राचीन समय में अवध जो है वो किस नाम से जाना जाता था? तो अवध जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक भाग है जो प्राचीन काल में कौशल कहलाता था, और उसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल। नेक्स्ट हमारा ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक। अगर हम समदाबिक की बात करते हैं तो समदाबिक उन्हें कहा जाता है जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न भिन्न होता है। समव्ययी की बात करते हैं तो ये उन्हें कहा जाता है जिनके आणविक सूत्र जो हैं वो समान होते हैं लेकिन संरचनात्मक जो सूत्र जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अगर सम न्यूट्रॉनिक की अगर बात करते हैं तो सम न्यूट्रॉनिक उन्हें कहा जाता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो समान होती है और प्रोटॉनों की संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट हमारा भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, तो भाषा में परिवर्तित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अगर ये देखिए ये कंप्यूटर का है, कंपाइलर, आप लोग ये सब चीज़ पढ़े होंगे, तो भाषा में जो परिवर्तित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कंपाइलर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर। नेक्स्ट हमारा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो है सिंधु नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। और सिंधु नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सुमेलित है, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि सुमेलित है, लॉर्ड डलहौजी व्यापकत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सुमेलित है, लॉर्ड केनिंग उच्चतम निष्क्रियता सुमेलित नहीं है, क्योंकि उच्चतम निष्क्रियता की जो नीति है वो लॉर्ड केनिंग की नहीं है, ये लॉर्ड लॉरेंस की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे लॉर्ड लॉरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लॉरेंस। से एक चीज़ और याद रखिएगा, लॉर्ड लॉरेंस जो था वो कैंपबेल की अध्यक्षता में एक अकाल समिति का भी गठन किया था। नेक्स्ट हमारा चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता है क्या? ये चरक के द्वारा एक रचना की गई थी और ये जो है वो आयुर्वेद से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहारोहण हुआ है? तो ये हुआ है औरंगजेब का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो आगरा पर कब्जा करके जल्दीबाजी में एक बार अपना राज्याभिषेक करवा लेता है और फिर खाजवा और देवराय का युद्ध होता है, उसमें जब सफल होता है तो वो दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर शाहजहाँ के शानदार महल में जाकर 1659 में वो अपना दोबारा राज्याभिषेक करवाता है। औरंगजेब की अगर बात करते हैं तो औरंगजेब से याद रखिएगा यह इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दिया था। 1679 में इसने पुनः जजिया कर लागू कर दिया था और 1679 में ही बीबी के मकबरा का भी निर्माण इसने औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है, देखिए सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान आयु अनुपात जो है वो 2:3 है। सुमित जो है वो प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, देखिए तो 2:3 है। यहाँ अनुपात में 1 का डिफरेंस है लेकिन ये 6 वर्ष कह रहा है, मतलब एक रेशियो का जो वैल्यू है वो 6 है। और 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु क्या होगी? तो अभी तत्कालीन आयु क्या है इसका? 12 और 18 है और 6 वर्ष इसमें भी जोड़ दीजिए तो ये 18 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। और 18 और 24 का अगर आप रेशियो निकालिएगा तब आ जाएगा 3:4, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, मैक्सिको से भी, मिस्र से भी, ईरान से नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान से नहीं गुजरती है। भारत हो गया, मैक्सिको हो गया, मिस्र हो गया, सऊदी अरब हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सबसे गुजरती है। कर्क रेखा की अगर बात करते हैं तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
नेक्स्ट हमारा भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो वो था कौन? सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम की अगर बात करते हैं तो ये 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया जाता है और फिर जब 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में, तब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। सिक्किम की अगर बात करते हैं तो सिक्किम के अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के गवर्नर का नाम है गंगा प्रसाद। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का नाम है किरण बेदी। नेक्स्ट हमारा संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अगर हम बात अनुच्छेद 20 की करते हैं तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण और अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने वृद्धि करने होगा? मतलब 100 का था वो कम होकर 90 हो गया। अब 90 को 100 लाने के लिए क्या करना होगा? 10 बढ़ाना होगा कितना पर? 90 पर इंटू में 100। इसको आप कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 100/9 यानी 11/9%। यानी आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड झीलों के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड अवस्थिति दी गई है। अष्टामुडी झील की अगर बात करते हैं तो ये केरल में, पुलिकट की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु में, रूपकुंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में और सूरजकुंड की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में। ये कुछ थी झीलों की अवस्थिति। अगर हम और झीलों की अगर बात करते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा तटीय झील है वो है चिल्का झील उड़ीसा। सबसे मीठे पानी की जो झील है वो है बुलर झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे अधिक खड़े पानी की जो झील है वो है सांबर झील राजस्थान। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं, मतलब बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को डेली चाहिए या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दें। अभी तक आप हमें फॉलो नहीं किए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है। अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको डेली 3 बजे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है और ठीक 4 बजे आप लोगों को उसका वीडियो का डिस्कशन लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।